अमित कुमार जी यहाँ पर मौजूद है। अमित जी, हमें भाई ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम आई, हाँ, और सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जब वो जा रहे थे तो वहाँ के जो कुल देवता है मेरे ख्याल से, शायद उन्हें यही कहते हैं, अब उनके पास गए, नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया और फिर कहा कि भाई अब काम शुरू करते हैं। लेकिन ऑर्गन मशीनें जो हैं एक टाइम पर थक गई। अब आज मैं अखबारों में पढ़ रही थी, मेरे रिपोर्टर्स वगैरह से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि रैट माइनर। मैंने कहा भाई ये रैट माइनर क्या चीज़ होती है, ये क्या करते हैं? फिर मुझे लगा कि अरे भाई साहब, इस पर तो मानव महामशीन पर भारी पड़ गया कि आखिरी के बहुत महत्वपूर्ण टाइम पर जगह जगह से हमारे इनको मैं कलाकार ही कहूँगी, कलाकार नहीं, ये वो हैं जो कारीगर हैं, जिनको पता है बारीकी से, हाँ, एक्सपर्ट है उस मामले में। ये रैट माइनर्स होते क्या अमित जी, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, जब आप तकनीकी दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले जो अमेरिका से ऑर्गन मशीन मंगाई गई तो पहले ये समझा गया कि सिर्फ मलबा गिरा हुआ है, वहां पे डेब्रिस गिरा हुआ है, जो ऑर्गन मशीन आराम से उसको काट के उसमें फिर पाइप लगा सकते थे। बट उनको ये नहीं मालूम था कि अंदर एक गर्डर होता है, लैटिस गर्डर कहते हैं, जो लोहे की पटरी को टनल के शेप में लगाते हैं कि जो टनल का रूप है उसका लोड वो सहन कर सके। लेकिन अभी कुछ सूत्रों से ये मालूम चला है कि वो भी शायद टूट गया था और रॉक बोल्ट जो लगे हुए थे जिसको स्टेबल करते हैं टनल को, वो भी टूटा हुआ था। तो वो सब उस मलबे में फंसे हुए थे। तो जब हम ऑर्गन मशीन लेके अंदर गए उसको काटते हुए, तो वो ऑर्गन मशीन उस लोहे के गर्डर, मतलब वो आप समझिए रेल की पटरी में फंसी और उसको काट नहीं पाई और वो टूट गया। तो उसके बाद फिर उसको बहुत कुछ दिन लगे निकालने में। तब तक सरकार ने सोचा कि कुछ और ऑप्शंस देखे जाए, तो वर्टिकल ड्रिलिंग का फिर एक प्लान किया गया कि ऊपर से हम 90 मीटर ऊपर पहाड़ से हम खोद के नीचे जाएं। हाँ। फिर एक साइड से टीबीएम टनल बोरिंग मशीन से जाने का एक प्लान बना। तो 3-4 प्लान्स बने। लेकिन मैं ये कहूंगा कि तकनीकी दिक्कतें आती हैं। हिमालय जो है बहुत सरप्राइज है, वहां पर आपको हर 2 मीटर पे वहां के रॉक कंडीशन चेंज हो जाते हैं। तो आप एक तकनीक पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको 2-3 तकनीक वहां लगाना पड़ेगा। और इसीलिए तो अमित जी कहा गया कि प्लान मजदूरों के ए रेस्क्यू अगर खुदा ना खास्ता फेल हुआ तो प्लान बी तैयार है, प्लान बी फेल हुआ तो प्लान सी तैयार है, सब कुछ ब्लूप्रिंट पूरा तैयार था। पर ये रैट माइनर्स कहाँ से एंटर होते हैं और ये करते क्या है, ये क्या मतलब, ये क्या तरीका क्या होता है इनका, और इनको रैट माइनर्स क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि 200 जो आपका सिलकारा 200 जाकर डेब्रिस गिरा हुआ था। नहीं अमित जी, तो मेरी मुझे आपकी आवाज नहीं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। हमें लाइन चेंज करके और फिर अमित जी की आवाज सुनिए। अमित जी दोबारा बोलिए। क्या? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? तो जो सिलकारा पोर्टल था जहाँ एंट्रेंस था, हाँ। उससे 270 मीटर दूर जाकर वो डेब्रिस हुआ था। हाँ। तो उतनी रैट माइनिंग मीन्स हाथ में लेके उसको खोदना है हाथ से। तो 270 मीटर तक एक काम था। टूल मशीन जा पाया वहां तक, हमने ऑर्गन मशीन से फिर पाइप डाला अंदर। हाँ। उसके बाद 10 या 5 या 10 डिस्टेंस बच गया था मजदूरों तक पहुंचने के लिए। तो वो 5 या 10 मीटर फिर हम लोगों ने रैट माइनिंग की। रैट माइनिंग जैसे चूहे होल बना देते हैं मिट्टी के अंदर, चूहे। तो वो पुराने जमाने में जैसे, और अभी भी जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहीं करते हैं इलीगल माइनिंग जिसको कहते हैं वहां पर, तो वो उसका सहारा लिया गया। तो 2-3 तकनीकों का कॉम्बिनेशन करके कोशिश की गई कि मजदूरों को निकाला जाए। ओके। सिर्फ मशीन पे अभी हमने देखा मशीन फेल हो गई। हम लोग तो इसीलिए डिपेंडेंट मैनुअल ड्रिलिंग एक का चीज पर नहीं रहे, हर सारे प्लान जो हैं हमारे तैयार थे। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, हमने तो ये टाइम देखा है, मतलब, और वो तब देखा है जब हमारे पास तो मतलब ठीक है 1000 स्क्वायर फीट के मकान में आप रहते थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब भी मेंटली आप कितना परेशान हो गए थे कि बाहर नहीं निकले हैं, फला काम नहीं किया है। कुछ टाइम अगर आपको हरा पेड़ पौधे नज़र ना आए तो आपको लगता है कि सब, वो तो अंधेरे में वहाँ पर सारा टाइम मौजूद थे। ये इससे कैसे निपटा जाएगा? और ये तो मैं समझ रही हूँ कि ये उनकी ताकत है, हिम्मत है कि वो वहाँ पर 17 दिन सर्वाइव कर पाए। लेकिन इसके बाद क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम, परेशानी, इश्यूज आ सकते हैं कुछ टाइम तक? देखिए रुबिका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ 17 दिन लगातार
मेंटल स्ट्रेस में रहना, क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस जिसको बोलते हैं, बंद जगह के अंदर डर रहना। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे लिफ्ट में फंस जाते हैं, तो आधा 1 घंटे में उनकी जान निकल जाती है। बाहर निकलते समय उनका पैल्पिटेशन, बीपी बढ़ जाता है, सडनली उनको रिस्ट्रेट करना पड़ता है, हमें शिफ्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल्स में। ये लोग 17 दिन से लगातार, तो इसका मेंटल स्टेट बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉप अप किया इन्होंने मेंटल स्टेट के साथ अपने, और कहीं न कहीं फिर भी होता पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब पोस्ट ट्रॉमा के बाद जो सिम्पटम्स होते हैं, साइन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइकियाट्रिक भाषा में। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, उनको फ़ियर रहे, पल्पिटेशन हो, एंग्जायटी रहे, ट्रेमर्स हो, फाइन या डर लगे इनको, भूख कम लग रही होगी, ठीक है? आस-पास की परिस्थिति में इंटरेस्ट कम हो जाए, ये बहुत सारे चैलेंज लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, जिसके लिए इनको साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन, साइकियाट्रिस्ट का पूरा असेसमेंट होता है, वो करना पड़ेगा। अभी इससे भी ज़रा जो मुश्किल काम है, उनका इनिशियल असेसमेंट के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, या उनका सैचुरेशन फॉल हो रहा है, या हम्म। फिर जॉइंट्स या बोन में कोई दिक्कत है, स्किन में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, या किसी को चेस्ट में कंजेशन है, या कोई और एक्यूट प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है, ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोग्लाइसेमिया है, इनका डिटेल असेसमेंट हो रहा है और इनको वहीं पे हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ मैनेज नहीं हो सकते, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा सेकंड लेवल और थर्ड लेवल तक का उन्होंने मैनेजमेंट किया है। जो बाहर में एम्बुलेंस खड़ी है, वो एसीलेस एम्बुलेंस खड़ी हुई है, नॉर्मल बीएलएस भी नहीं है। 41 एम्बुलेंस खड़ी हुई है, हर मरीज के लिए या हर परमवीर के लिए ये एम्बुलेंस जो है। दो एम्बुलेंस का नाम लिया है सर, क्या इसमें अंतर क्या है? कौन कौन सी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं आप? क्या अंतर है इसमें ऐसी सर? बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो एसीएलएस एम्बुलेंस मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को सीपीआर देना पड़े, किसी को रेसिस्टेट करना पड़े, किसी को इंट्यूबेट देना पड़े, किसी को कोई पैरामीटर है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट लगाने पड़े, वो हाँ। सारे उसमें पॉसिबल है। और साथ में जो वहाँ पे कमांड हॉस्पिटल पास में बनाया गया, उसके अंदर भी सारी सुविधाएं इमरजेंसी में, या वो ट्राइएज है, या पेशेंट को सेग्रीगेट कैसे करना है, इनिशियल मैनेजमेंट कैसे देना, साइकियाट्रिस्ट चाहिए, फिजिशियन चाहिए, इमरजेंसी कंसल्टेंट चाहिए, आईसीयू की नर्स चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, मल्टीपेरा चाहिए, मॉनिटर्स चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, पाइप चाहिए, ऑक्सीजन के सोर्सेज चाहिए। इसकी सारी सुविधाएं, सारी इमरजेंसी मेडिकेशन, चाहे ब्लड प्रेशर की दवाइयां हो, हाइपोग्लाइसेमिया हो, जो भी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक हो, सारी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप पूरी जो टीम है फ्रॉम टनल पे जो लेवल है, उसमें सारे लोग पूरा फुल्ली इक्विप्ड है इनिशियल असेसमेंट के लिए, और इनिशियल उनका मैनेजमेंट देना है, उनको ट्रीटमेंट देना है। और अगर किसी को फोन करना पड़ता है, तो एम्बुलेंस एक अस्पताल की तरह काम कर रही है। मतलब एसीएस एम्बुलेंस एक बेसिक आईसीयू बेड होता है, जिसपे सारी सुविधाएं लगी होती है। किसी को कोई भी प्रोसीजर करना पड़े, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, ट्यूब डालनी है, इंट्यूबेट करना है, आपको बीपी के लिए कोई मॉनिटर आप ये लगाना कह है। रहे हैं कि इसीलिए एसीएलएस एम्बुलेंस की जरूरत थी, एडवांस कार्डियक। एक और चीज, एयर एम्बुलेंस साथ में घूम रही है। अगर किसी को लगता है कि वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो हाँ। तुरंत उसको बड़े टर्सरी केयर हॉस्पिटल में जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, एयर एम्बुलेंस, वहां शिफ्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ए बी सी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तरह के मॉडल क्रिएट करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत ना है, हर जान कीमती है, हर जान की हर पल्स कीमती है। उस